गुरुदेवन के देव हो और आप बड़े जगदीश। बेड़ी भव जल बीच में गुरु आय तारो मोएधीश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पॉइंट पर। और गुरु महाराज ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरी ये जो संसार रूपी नाव में, जो संसार रूपी समुद्र है, उसमें मेरी नाव डूबती ही जा रही है, उसको पार करने वाले सिर्फ आप ही है। इसी आशा के साथ आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, उसी परम ईश्वर परमात्मा को ध्यान में रखकर। तो सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पॉइंट पर लगातार कई दिनों से अपन राजस्थान के इतिहास संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं, लगातार आप जुड़े हुए भी हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पॉइंट पर हासिल हो रहे हैं। लगभग इससे पहले अपने 18-19 क्लासेज हो चुके हैं, जिसमें 15-15 क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जो पुराने एग्जामों में आ चुके हैं। लेकिन हाँ, किसी भी ऑनलाइन साइट से ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं किए गए हैं। ये क्वेश्चन मैंने खुद मेहनत करके अपने हाथों से, अपने नोट्स में से बनाए हैं, ताकि बच्चों को ऐसे क्वेश्चन प्राप्त हो सके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ इसीलिए प्रश्न नहीं बनाता कि मेरे इससे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, ये वो। अगर आपकी इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। मैं तो क्वेश्चन इसीलिए बनाता हूँ ताकि मैंने जो राजस्थान के इतिहास के जो नोट्स बनाए हैं उनका मेरा रिवीजन होता रहे, और उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे लिए भी वो यादगार बन जाए, मैं भी उनको ना भूलूँ। इसलिए मैं ये क्वेश्चन बनाता हूँ। तो सोचता हूँ कि जब मैं एक बार लिखता हूँ, दोबारा उसको फिर एडिट करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, तो वो मेरे लिए भी कंटस्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से आमेर का वह कौन सा शासक था जो नारनौल, जो हरियाणा में पड़ता है, नारनौल के नवाब मजनू खां की सहायता से सर्वप्रथम अकबर से मिलता है। आमेर का वह कौन सा शासक था जिसको अपना जो उसका जो चचेरा भाई था सूजा, उसका चचेरा भाई सूजा बगावत कर देता है उस शासक की। तो वो अकबर से मिलना चाहता है, तो उससे पता चलता है कि पास में नारनौल का जो नवाब है मजनू खां, उसकी अकबर से काफ़ी बनती है। तो वो मजनू खां के पास जाते हैं और मजनू खां उन्हें अकबर से मिलाते हैं। वो शासक कौन थे? तो वो आमिर के शासक भारमल, जिनके चचेरे भाई थे सूजा, और जब सूजा बगावत कर देते हैं तब ये नारनौल के नवाब मजनू खां के पास जाते हैं और मजनू खां इन्हें सर्वप्रथम अकबर से मिलाते हैं। तो ये प्रथम बार भारमल थे, वो अकबर से मजनू खां की सहायता से मिले थे। अब दूसरी बार, उस समय ज़्यादा अकबर और भारमल की बातचीत नहीं होती है, तो वो दोबारा अकबर से मिलना चाहते हैं। तो भारमल दोबारा अकबर से कब मिलते हैं? अकबर का एक चहेता कहे जाने वाला चगताई खां, उसकी सहायता से, चगताई खां की सहायता से सांगानेर में, चगताई खां, ये नाम याद रखना, चगताई खां की सहायता से सांगानेर में अकबर से भेंट होती है भारमल की। उस समय अकबर अपने जो इनके जो अजमेर दरबार था, या अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, वहां पर आ रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं आपसे वापस आते समय मिलूंगा। वापस जब वहां से अकबर आए तो सांबर में भारमल और अकबर की भेंट होती है। और ये सन 1562 ईस्वी की बात है, और भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर से करवा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो भारमल है। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा किस शासक को फरजंद या बेटा की उपाधि प्रदान की गई थी? वह कौन सा शासक था राजस्थान का जिसे अकबर फरजंद कहता था? फरजंद, और फरजंद का मतलब होता है बेटा। किस शासक को फरजंद या बेटा की उपाधि प्रदान थी? भारमल को, मिर्जा राजा मान सिंह को, महाराणा अमर सिंह को,
या राजा मालदेव को फर्जंद या बेटा की उपाधि किसे दी गई थी? तो जो अपने आमेर के शासक थे मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह को दो उपाधियां प्रदान थी। एक तो मिर्जा राजा की, याद रखना पक्का क्वेश्चन आएगा, एक मिर्जा राजा की और एक उपाधि थी फर्जंद या बेटा की। ये अकबर के द्वारा प्रदत्त थी। और एक चीज आप और याद रखना चाहो तो मिर्जा राजा मान सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्हें 7,000 का मनसबदार बनाया गया था अकबर द्वारा। 7,000 का मनसबदार। उस समय 7,000 का मनसब केवल युवराजों को या राजकुमारों को प्रदान किया जाता था, लेकिन अकबर ने मिर्जा राजा मान सिंह को, अरे यार उसे फर्जंद कहता था, बेटा कहता था, अपना बेटा मानता था, तो वो युवराज ही हुआ ना, इसलिए उसे 7,000 का मनसबदार बनाया गया था। और उसके ऊपर से मान सिंह साहब इतना वीर योद्धा, अकबर का जो प्रत्येक अभियान था उसमें वो एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में अकबर के साथ में रहा था। अकबर भरोसा करता था मान सिंह पर, बेटे की भूमिका पूरी तरह से अदा करता था मान सिंह। अगर बात करूं मिर्जा राजा मान सिंह के अभियानों की, तो किस प्रकार वो अकबर का सहयोगी बनता था। अकबर ने मिर्जा राजा मान सिंह को 1580 ईस्वी में, याद रखना 1580 ईस्वी में काबुल भेजा। अपने दूर के दो भाई थे मिर्जा हाकिम, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, उस विद्रोह को दबाने के लिए। तो साहब मिर्जा राजा मान सिंह गया और वहां पर क्या शानदार युद्ध लड़ा। युद्ध नहीं लड़ा, 1581 से लेकर 1586 तक वहीं पर रहा। और जो हाकिम थे, मिर्जा राजा थे, उन सबको दबा के रखा था इसने। 6 साल वहां पर राज किया था काबुल में। और बाद में वहां पर ज्यादा तंग किया उनको, तो मुसलमान वापस दौड़कर अकबर के पास है, यार किस आदमी को भेज दिया है, 6 साल से मार रहा है साला, वापस बुलाओ। तो वापस मिर्जा राजा मान सिंह अकबर ने वापस बुलाया था। और पूर्वी बंगाल, जब बंगाल अभियान में थे, काबुल अभियान हो गया, बंगाल की तरफ गए थे, तो पूर्वी बंगाल के राजा थे केदार, मैंने आपको पढ़ाया होगा। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया और वहां से शिला माता की मूर्ति और लेकर आ गए थे। और जब इनकी पोस्टिंग बिहार की तरफ थी, अकबर ने इन्हें बिहार की तरफ भेजा, तो वहां पर उड़ीसा में जो नासिर खां और कतलू खां थे, उनको भी हरा कर आया। सर वीर वीर योद्धा था, इसलिए अकबर उसे अपने पास रखता था। मिर्जा राजा मान सिंह जिसका काल 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक था, याद रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, गोपाल पाल, हरबख्श पाल, नरसिंह पाल और मदन पाल इत्यादि राजा किस रियासत के थे? गोपाल पाल, हरबख्श पाल, नरसिंह पाल, मदन पाल किस रियासत के राजा थे? तो जो करौली रियासत थी, करौली रियासत के जो राजा थे वो अपन को भगवान कृष्ण के वंशज मानते थे। और भगवान कृष्ण थे वो गौओं को चराते थे, पालते थे, इसके उनके पीछे नाम गोपाल पड़ा। और ये भी भगवान कृष्ण के वंशज होने के कारण अपने पीछे पाल लगाने लगे। गोपाल पाल, हरबख्श पाल, नरसिंह पाल, मदन पाल, ये करौली के राजा थे। क्या क्या इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी बता देता हूं। याद रखना गोपाल पाल के बारे में, गोपाल पाल ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था, हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। और मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था, मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया, वह हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था गोपाल पाल ने। हरबख्श पाल करौली के वह शासक जिन्होंने 9 नवंबर 1817 ईस्वी में 9 नवंबर 1817 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी, अंग्रेजों से संधि की थी हरबख्श पाल ने। नरसिंह पाल, नरसिंह पाल के बारे में ध्यान रखना, नरसिंह पाल की कोई संतान नहीं थी। तो जब इनकी मृत्यु हुई 1852 ईस्वी के आसपास में,
तो इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने एक भरतपाल नाम के व्यक्ति को गोद लिया, भरतपाल को गोद लिया। लेकिन उस समय जो लॉर्ड डलहौजी थे, गवर्नर जनरल, वो क्या कर रहे थे कि जिस राजा के कोई बेटा नहीं था तो वो उस रियासत को ब्रिटिश इंडिया के अंदर मिला रहे थे। इसके तहत इन्होंने करौली को भी कहा, साहब अब ये तो ब्रिटिश इंडिया के हमारे तरफ ही आएगी, करौली को भी ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। लेकिन बाद में यहाँ पर ज़्यादा दंगे होने के कारण और बाद में ब्रिटिश की तरफ से वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी थी, उसकी तरफ से आदेश आ गया कि साहब नहीं, ऐसे नहीं मिला सकते। तो फिर लॉर्ड डलहौजी ने छोड़ दिया वापस इसको और राजा बनाया मदनपाल को, भरतपाल को नहीं बनाया, इन्होंने मदनपाल को राजा बनाया। अब अंग्रेज मदनपाल को राजा बनाते हैं भरतपाल की जगह, इसलिए 1857 की क्रांति में मदनपाल बढ़ चढ़कर सहयोग करता है साहब में अंग्रेजों का। अपने ही राज्य में नहीं, अपनी रियासत में नहीं, वो बाहर कोटा जाता है और कोटा की राजा की भी सहायता करता है। और इस कारण अंग्रेजों ने इसे 17 तोपों की सलामी और दी थी, 17 तोपों की सलामी। और 1865 ईस्वी में कई बार पढ़ा चुका हूँ, मदनपाल नाम आते याद आना चाहिए। 1865 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान में करौली में आए थे, वो मदनपाल के समय में आए थे। तो ये थे करौली के शासक। पराक्रमी परमार राजा धारावर्ष कहाँ का शासक था? धारावर्ष नाम सुना होगा। एक साथ में 3 भैंसों को भेदने वाला, वो पट नारायण मंदिर का अभिलेख 1287 ईस्वी का वर्णन करता है धारावर्ष का कि साहब एक साथ में ये 3 भैंसों को बांध देता था अपनी तीर से, अपनी बाण से। यह पराक्रमी धारावर्ष जिसका शासनकाल 1163 ईस्वी से 1219 के समथिंग रहा था। ये कहाँ का शासक था? ये आबू का परमार शासक था, आबू का। धारावर्ष, धंधुक, धरणी व्रहा, ये सभी आबू के शासक थे। इसके अलावा परमार राजा वांगड़ के भी थे, मालवा के भी थे, जालोर में भी परमार रहे थे। लेकिन धारावर्ष जो पराक्रमी राजा था वो आबू के परमार वर्ष के शासक थे। याद रखना इसके बारे में, पट नारायण मंदिर का अभिलेख मिलता है 1287 ईस्वी का। बारह सौ सत्यासी ईस्वी का वो पट नारायण मंदिर का अभिलेख मिलता है और उसमें कहा गया है कि एक साथ 3 भैंसों को बेच देता था। एक चीज और बताऊं, आपने नाम सुना है पालनपुर? कभी नाम सुना हो तो पालनपुर। इस धारावर्ष का भाई था प्रहलादन देव, नाम याद रखना, प्रहलादन। धारावर्ष का भाई था प्रहलादन देव और इसी प्रहलादन देव ने पालनपुर बसाया था। पालनपुर आपने नाम नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, गुजरात में पड़ता है पालनपुर, डीसा के पास में। तो पालनपुर को बसाने वाला यही प्रहलादन देव था, जो धारावर्ष परमार जो आबू का राजा था उसका भाई था। एक बार आपको मैं जो आबू के परमार वंश के शासक थे उनके नाम बता देता हूं, याद रख लेना, कभी कभी पूछे जा सकते हैं। धरणी व्रहा, धरणी व्रहा, धंधुक, विक्रमदेव, धारावर्ष और सोम सिंह। सोम सिंह, धारावर्ष, विक्रमदेव, धंधुक, धरणी व्रहा, ये सभी आबू के परमार वंश का शासक थे। सोम सिंह के बारे में एक चीज और याद रखना, सोम सिंह के समय ही वस्तुपाल और तेजपाल नामक 2 व्यक्तियों ने लूण वसीय या नेमिनाथ जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। सोम सिंह के समय, परमार वंश के शासक थे इनके समय। अगला क्वेश्चन, ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित थी? ओजियाना सभ्यता, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले में, खारी नदी के तट पर।
खारी नदी के तट पर भीलवाड़ा जिले में ओजियाना सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? ओजियाना सभ्यता। इसका उत्खनन B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने करवाया था। B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने इसके उत्खनन का कार्य करवाया था। उत्खनन मतलब साहब खोदाण को काम B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी कियो। और इस सभ्यता से 2000 लगभग समथिंग 2000 ईसा पूर्व की जो गाय एवं बेल थी, गाय एवं बेल, इनकी मृण मूर्तियां मिली हैं इस सभ्यता से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैं आशा करता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, वो आपको पसंद आ रहे होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये शायद आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी कोचिंग क्लासेस में आप ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे। और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। प्रत्येक, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीट हो, पीटीटी हो, किसी भी ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान के इतिहास संबंधी क्वेश्चन आते हो, उसके लिए क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जब मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और मैं खुद मेरे हाथों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे लिए बना रहा हूँ और वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो देखो, मैं मेरे खुद के पैरों पर तो कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो किसी काम के ही नहीं। मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो मेरे भी काम के हो। जब मेरे काम के हो तो आपके काम के तो पक्के ही होंगे। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो एजीजी, एजीजी का मतलब आपको पता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, के ग्रीष्मकालीन आवास, मैंने आपको बताया था कि एजीजी के दो प्रकार के आवास थे, एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। शीतकालीन आवास उनका अजमेर में ही था, ग्रीष्मकालीन आवास उनका आबू में बनाया गया था। तो ग्रीष्मकालीन आवास आबू पर हमला किस सावनी के क्रांतिकारियों ने किया था? वह कौन सी सैनिक सावनी थी जिसके क्रांतिकारियों ने जो एजीजी का खुद का जो ग्रीष्मकालीन आवास था आबू, उस पर ही हमला कर दिया था? तो मैं आपको बता दूं कि जो एरिनपुरा के क्रांतिकारी थे, एरिनपुरा, एरिनपुरा सावनी थी, वहां पर जो जोधपुर लीजियन, एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन नामक सैनिक टुकड़ी के रहने के लिए एरिनपुरा सावनी का निर्माण किया गया था। और यहाँ पर इस जोधपुर लीजियन में जो पूर्व के फौजी थे, पूर्व के मतलब जिन्हें पूर्वीय कहा जाता था, ये पूर्वीय फौजी थे, लगभग 90 के करीब इनकी संख्या थी। ये पूर्वीय फौजी थे। इनको क्या किया गया कि आबू के पास में, जो आबू है इसके पास में एक जगह पड़ती है अनादरा, अनादरा नाम की जगह पर वहां का कोई सामंत है, वो विद्रोह कर देता है। तो इस जोधपुर लीजन के जो पूर्वीय फौजी थे, इनको अनादरा के पास में भेजा गया था और वहां पर ये थे। तब इन्हें पता चलता है, अब पूर्वीय फौजी थे और ज्यादातर जो क्रांति का प्रभाव रहा था वो भारत के पूर्वी राज्यों में अधिक रहा था। तो पूर्वीय फौजियों को जब पता चलता है कि इस प्रकार भारत के पूर्वी भाग में क्रांति हो गई है, तो इन्होंने भी देखा कि यहाँ पर आसपास तो कुछ है नहीं, वापस से एरिनपुरा कब जाए, कब क्रांति करे। इन्हें पास में ही आबू दिखाई दिया। इन्होंने कहा साहब पास में ही आबू है, सीधे ये एकदम जड़ से उखाड़ फेंको, यहाँ पर एजीजी का ग्रीष्मकालीन आवास है। तो इन्होंने क्या किया, वो डेट थी 21 अगस्त की, 21 अगस्त, 21 अगस्त को साहब इन पूर्वीय फौजियों ने, वहां पर एक अंग्रेज अफसर था होल, उस अंग्रेज अफसर होल का जो बंगला था उस पर हमला कर दिया। उस समय जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो तो वहां नहीं थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का बेटा था अलेक्जेंडर लॉरेंस, अलेक्जेंडर लॉरेंस, वो वहां पर था। उन्होंने कहा जो हत्ते चढ़े वो ही अच्छा, इसको भी मार दो। हमला किया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बेटे अलेक्जेंडर लॉरेंस पर, घायल हो गया। लेकिन उसमें रात थी और सुबह को धुंध या कोहरा था, सुबह के टाइम की ये घटना है।
तो उस धुंध या कोहरे का फायदा उठाकर अलेक्जेंडर लॉरेंस तो वहां से भाग गया। फिर आबू पर कब्जा करने के बाद में ये जोधपुर लीजियन के जो एरिनपुरा छावनी के जो क्रांतिकारी थे वो यहाँ से फिर अपने मूल स्थान एरिनपुरा पर आए। एरिनपुरा पर ये 23 अगस्त को एरिनपुरा आ जाते हैं और वहाँ पर जो शेष क्रांतिकारी थे उनको अपने पक्ष में किया और फिर मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा देते हुए दिल्ली की तरफ कूच करके। प्रश्न पूछा जाए अगर कि कौन सी सैनिक छावनी द्वारा मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, तो वो एरिनपुरा के क्रांतिकारियों द्वारा क्या दिया गया था। और एरिनपुरा क्रांतिकारियों ने ही आबू पर हमला किया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति से हर समय प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एक दो क्वेश्चन आज मैं आपकी सीरीज में लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 1857 की क्रांति से ही है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के किस स्थान के विद्रोह में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। ऐसा कौन सा स्थान है जहां के विद्रोह में जो बाहर से मतलब ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारी आए थे और उन्होंने भाग लिया था। देखो मैं आपको विद्रोह बताता हूं धौलपुर का। धौलपुर में मूलतः विद्रोह करने वाले थे गुर्जर। कौन थे? गुर्जर, जिनमें मुख्य भूमिका थी वो देवा गुर्जर, मुख्य भूमिका देवा गुर्जर, और एक और थे भवानी शंकर। इन दोनों व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, देवा गुर्जर और भवानी शंकर। ये सब उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का प्रयास कर रहे थे, लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारी थे वो धौलपुर में आते हैं। यही अच्छा मौका था देवा गुर्जर और भवानी शंकर का, ये उन क्रांतिकारियों के साथ में मिल गए और धौलपुर में विद्रोह कर दिया। तो धौलपुर के विद्रोह में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। उसके बाद में एक चीज वो याद रखना, अगर प्रश्न पूछे कि पटियाला के सैनिकों ने किस स्थान की क्रांति को दबाने का काम किया था, तो यहां के धौलपुर के राजा थे भगवंत सिंह। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, भगवंत सिंह। भगवंत सिंह ने कहा यार बाहर के व्यक्ति आकर मेरे क्षेत्र में क्रांति करते हैं तो मैं भी सैनिक सहायता बाहर से बुलाऊंगा। भगवंत सिंह ने पटियाला से, कहां से? भगवंत सिंह ने पटियाला से सैनिक सहायता बुलाई और विद्रोह को दबा लिया। तो याद रखना धौलपुर में बाहर से ही क्रांतिकारी आए थे और उनको दबाने का प्रयास भी बाहर के सैनिकों ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब अलग हुए थे? विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का नहीं भारत का सबसे लंबा और संगठित चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य कर्णधार विजय सिंह पथिक। कई वर्षों तक विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को चलाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कब हुए थे? अलग मतलब कब इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़ दिया था? देखो बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। जब बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण चल रहा था 1923 से लेकर 1941 के बीच में, तृतीय चरण चला था 1941 में समझौता हो जाता है, 1923 से लेकर 1941 के बीच में। 1923 में एक अंग्रेज सरकार एक ट्रेंच सेटलमेंट को लेके आती है। ट्रेंच सेटलमेंट क्या था अभी बताऊंगा। ट्रेंच सेटलमेंट तृतीय चरण की बात है। ट्रेंच सेटलमेंट लेके आती है 1923 ईस्वी में। अब इसको बुलाया गया था कि आप जो विभिन्न प्रकार की भूमि है, सिंचित है, असिंचित है, बरानी है, जिस प्रकार भी भूमि है उस पर आप कर का निर्धारण करो। लेकिन ट्रेंच सेटलमेंट ने क्या किया, मैंने आपको पिछले वीडियो में जरूर बताया होगा। यह प्रश्न था कि ट्रेंच सेटलमेंट का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है, तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। अब ट्रेंच सेटलमेंट ने क्या किया कि विभिन्न भूमियों पर कर का निर्धारण किया। जो भूमि सिंचित थी उस पर तो कर कम कर दिया, ठीक है, और जो असिंचित भूमि थी उस पर कर बढ़ा दिया। सब उल्टा कर दिया। सिंचित भूमि से हमें आय प्राप्त होती है और जिस भूमि से आय प्राप्त होती है उस पर तो कर कम कर दिया, और जो भूमि असिंचित है
सिर्फ वर्षा की ऋतु में जिसे हम फसल लेते हैं उस पर कर बढ़ा दिया। तो सब किसानों को यह रास नहीं आया। किसान विजय सिंह पथिक जी के पास गए कि पथिक जी क्या बात है, क्या ट्रांस सेटलमेंट है, सब कुछ उल्टा कर दिया। तो पथिक जी ने कहा आप क्या करो कि जो असिंचित भूमि है ना, वो वैसे भी आपके ज्यादा काम की नहीं है, इसको वापस सामंतों को लौटा दो, इसको वापस सामंतों को लौटा दो। अब पथिक जी के कहने पर कई किसान तैयार हो गए। अब जब वापस वो राजा के पास में गए तो उन्होंने समझाया कि आप जा तो रहे हो, सामंत के पास में गए तो सामंत ने कहा आप आ तो रहे हो मेरे पास, लेकिन याद रखना एक बार अगर आपने भूमि मुझे लौटा दी ना तो मैं आपको वापस नहीं दूंगा, सोच लो। तो उनमें से कई किसानों ने तो कहा जैसा भी है कर देंगे, भूमि तो वापस नहीं दूंगा। लेकिन कई किसान ऐसे थे जो विजय सिंह पथिक के से प्रभावित थे, उन्होंने अपनी भूमियां लौटा दी और बाद में उन किसानों को वापस भूमि दी ही नहीं गई। विजय सिंह पथिक को 1926 के लगभग एक बार बंदी भी बना लिया गया था। उसके बाद में 1927 में वो जब वो वापस बिजोलिया आने लगे तो किसानों ने कहा क्या करोगे अब आके, भूमि थी वो तो आपने सारी की सारी हमसे बिका दी, वापस बिजोलिया में दिख लेनी चाहिए। तो 1927 ईस्वी के बाद में विजय सिंह पथिक कभी बिजोलिया नहीं आए। 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हुए थे और उसके बाद में 1941 ईस्वी में किसानों का समझौता होता है। किसानों और उस समय के मेवाड़ के जो पीएम थे वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता और किसानों के बीच में समझौता होता है। किसानों की जमीन उस समय 1941 ईस्वी में वापस लौटाई जाती है और उनके लिए कुछ कर भी माफ कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी बड़ी यूट्यूब क्लासेज है, बड़ी बड़ी जो अकेडमी है उन पर आप जाते हो, उनके वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, वहाँ पर आपका कोई महत्व नहीं है। अगर आप अपने भाई के जो इतना प्रयास से आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा है, अगर उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मुझे उनसे दुगनी खुशी होगी। क्योंकि थाने ठा है कि अगर घना हरा विद्वान बैठा हुआ है और भी में आपा थोड़ा घना विद्वान जार बांग बीच में बैठ गया तो आमनी बात को ज़्यादा महत्व नहीं रहे। लेकिन जो अपन से कम विद्वान है उनके बीच में अपन अगर बैठ जाए और अपनी बात को रखे तो उनके नेता अपन कहलाएंगे और वहाँ पर अपना महत्व भी होगा। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप अपने भाई के वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो यहाँ पर आपका महत्व है। मैं भी खुश होऊंगा कि यार उसने मेरे वीडियो को लाइक किया है। कोई तो ऐसा मेरा भाई है जिसने मुझे सपोर्ट किया है, वो कहते हैं थारो यार जोगेंद्र ने सपोर्ट की हुआ है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन नीमू चुना आंदोलन के बारे में असत्य है? नीमू चुना किसान आंदोलन, अलवर का किसान आंदोलन, उसके बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? देखो मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि अलवर में दो प्रकार के किसान, अलवर ये है अलवर, अलवर अलवर में दो प्रकार की भूमियां थी। एक थी जागीर भूमि, जागीर भूमि थी वो 20% थी, और एक थी खालसा भूमि, खालसा भूमि थी वो 80% थी। जागीर भूमि मतलब जागीरों में, और खालसा मतलब राजा के कब्जे में थी, वो खालसा भूमि कहलाती थी। और जागीर भूमि मतलब विभिन्न सामंतों को दी हुई थी वो जागीर भूमि। खालसा भूमि 80% थी। खालसा भूमि में दो प्रकार के अलवर में आंदोलन होते हैं, एक तो होता है नीमू चुना, एक नीमू चुना और एक मेवा किसान आंदोलन। नीमू चुना आंदोलन राजपूत किसानों द्वारा चलाया जाता है, राजपूत। और मेव आंदोलन मेव जाति के किसानों द्वारा चला जाता है। यह किसान आंदोलन जो नीमू चुना है वो 1924-25 में होता है, और मेव किसान आंदोलन 1932 से लेकर 1934 के बीच में होता है। तो याद रखने योग्य चीजें, अलवर के दो आंदोलन नीमू चुना और मेव किसान आंदोलन दोनों खालसा भूमि से संबंधित थे।
नीमू चना राजपूत किसानों द्वारा चलाया जाता है, 1924-25 में यह चलाया गया था। और मेव किसान आंदोलन 1932 से लेकर 34 के बीच में चलाया गया था। अब निम्न में से प्रश्न देखो। अब निम्न में से कौन सा कथन नीमू चना आंदोलन के बारे में असत्य है? यह आंदोलन खालसा भूमि से संबंधित था। सही है साहब, खालसा भूमि से संबंधित था। मेव जाति के किसान, नहीं साहब, नीमू चना किसान आंदोलन राजपूत जाति के किसानों के द्वारा चलाया गया था। तो यह दूसरा ऑप्शन अपना गलत होगा। इसके प्रमुख नेता माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह व गंगा सिंह थे। 1924-25 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह भी सही है, 1924-25 में शुरू हुआ था। प्रमुख नेता माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह व गंगा सिंह थे। और यह आंदोलन खालसा भूमि से संबंधित था। ये तीनों सही है और दूसरा ऑप्शन अपना गलत है। यह आंदोलन राजपूत जाति के किसानों के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन आते हैं कई एग्जामों में। निम्न में से कौन सा एक किसान आंदोलन न होकर असमानता विरोधी आंदोलन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर लगा लेना इंपॉर्टेंट। तारो भाई जितना भी क्वेश्चन लगा वह सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लगाऊं या नहीं लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से तीन तो किसान आंदोलन है और एक किसान आंदोलन न होकर असमानता विरोधी आंदोलन था। कौन सा असमानता विरोधी आंदोलन था? भगत आंदोलन था साहब, एक ही आंदोलन था, मीणा आंदोलन था, उनियारा आंदोलन। उनियारा आंदोलन वर्तमान में उनियारा क्षेत्र टोंक जिले में पड़ता है। उस समय यह उनियारा जयपुर रियासत में था। उस समय जयपुर रियासत में था। 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में वहां पर एक दलित जाति थी, बेरवा। बेरवा जाति, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा लेकिन मैंने सुना है। जब हमारी ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग, तो उन ट्रेनिंग में जो अलग अलग क्षेत्रों से, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान से जो विभिन्न टीचर आए होते हैं, उनमें से कईयों की जाति हमें बेरवा मिलती है। जब उनका इंट्रोडक्शन करते हैं कि साहब मैं वहाँ से हूँ, यहाँ पर मेरी पोस्टिंग है, वो चीज़ वो सारी अपनी अपनी बताते हैं, तब वो अपने जाति के पीछे बेरवा बताते हैं। तो ये नाम मेरे बेरवा सुना हुआ है। टोंक जिले की ये जातियाँ हैं बेरवा। तो 1945 ईस्वी में जो टोंक जिले की बेरवा, उस समय जयपुर रियासत में पड़ता था, बेरवा जाति के द्वारा यह आंदोलन चलाया जाता है, उनियारा आंदोलन। यह एक प्रकार का किसान आंदोलन न होकर यह असमानता विरोधी आंदोलन था। शायद बेरवा जाति के लोगों के साथ में विभिन्न प्रकार की असमानताएं की जाती होगी, इसीलिए उन्होंने यह आंदोलन किया होगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रजामंडल के द्वारा बीरबल दिवस मनाया गया? किस प्रजामंडल के द्वारा बीरबल दिवस मनाया गया? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर या कोटा? देखो, रायसिंह नगर एक स्थान है, रायसिंह नगर। रायसिंह नगर वर्तमान में यह स्थान गंगानगर में पड़ता है, लेकिन उस समय यह बीकानेर रियासत में था। रायसिंह नगर, रायसिंह नगर में जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद था, उसकी 2 दिवसीय बैठक चल रही थी रायसिंह नगर में। कब? 31 जून को, 30 जून और 1 जुलाई सन 1946 ईस्वी में। रायसिंह नगर में, याद रखना, रायसिंह नगर में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की 2 दिवसीय बैठक चल रही थी 30 जून और 1 जुलाई 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे वो सत्यनारायण सर्राफ थे। 1 जुलाई को यहां पर जुलूस निकाला जा रहा था और उस जुलूस पर पुलिस फायरिंग कर देती है। और जब इस जुलूस पर पुलिस फायरिंग करती है तो एक बीरबल नाम का लड़का शहीद हो जाता है। बीरबल नाम का लड़का शहीद हो जाता है। और बाद में 1 जुलाई के बाद में धीरे धीरे 17 जुलाई को बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा इस बीरबल की स्मृति में बीरबल दिवस मनाया जाता है। तो यह किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था? बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा बनाया गया था। एक चीज आपको और बताऊं, आपने इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ा होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
इंदिरा गांधी नहर के तहत आपने पढ़ा होगा कि उसकी विभिन्न शाखाएं हैं। उसमें जैसलमेर में एक शाखा है बीरबल, बीरबल नाम की शाखा है जैसलमेर में। तो वो अकबर बीरबल वाले उस बीरबल के नाम पर नहीं है, या इस बीरबल के नाम पर इस शाखा का नाम बीरबल पड़ा था। जो 1 जुलाई 1946 ईस्वी को पुलिस की फायरिंग से शहीद हो जाते हैं बीरबल, उनके नाम पर उनकी स्मृति में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जैसलमेर में एक शाखा का नाम बीरबल रखा गया। अगला क्वेश्चन याद रखना, आचार सुधारणी सभा की स्थापना कब की गई? आचार सुधारणी सभा की स्थापना कब की गई? 1910 ईस्वी में दो व्यक्ति ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद, जो कि धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद जो धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, इन्हीं के द्वारा 1910 ईस्वी में आचार सुधारणी सभा की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, प्रश्न छोटा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइनें हैं 2, ध्यान से पढ़ना कि आज सिंह मतलब शेर सो गया है, आज सिंह सो गया है और विश्वासघातियों के कारण कुफ्र, कुफ्र का मतलब होता है जो धर्म के विरोधी है, इसमें धर्म कौन सा? इस्लाम, इस्लाम के विरोधी। तो आज सिंह सो गया है और विश्वासघातियों के कारण कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया है। यह कथन राजपूताना के किस शासक के बारे में था? आज सिंह सो गया है और विश्वासघातियों के कारण कुफ्र का गढ़, कुफ्र मतलब धर्म विरोध, मतलब इस्लाम के विरोधियों का जो गढ़ था वो इस्लाम का ही घर बन गया है। यह कथन राजपूताना के किस शासक के बारे में कहा गया था? तो वो राजपूताना के शासक हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। 1301 ईस्वी के जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, उस समय हमीर देव चौहान के दो सहयोगी सेनापति अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं और बाद में हमीर देव चौहान के युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है। तब अलाउद्दीन खिलजी के ही एक दरबारी विद्वान अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइम उल फुतूह में यह 2 लाइनें लिखते हैं। कौन? तो ये तो हमीर देव चौहान के बारे में है, वो चीज़ मैं आपको अलग बताता हूँ। देखो, अमीर खुसरो की 2 पुस्तक थी, एक थी मिफ्ता उल फुतूह है और एक पुस्तक है खजाइम उल फुतूह है। मिफ्ता उल फुतूह है जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, AK मैं लिखता हूं अलाउद्दीन खिलजी AK, सॉरी ये देखो मिफ्ता उल फुतूह है जब जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, तो जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है वो मिफ्ता उल फुतूह में है, और खजाइम उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी AK के आक्रमण का वर्णन करता है। कौन? अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो की 2 पुस्तकें हैं, अमीर खुसरो की 2 पुस्तकें हैं। मिफ्ता उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में और 1292 ईस्वी में 2 बार आक्रमण किया था हमीर देव चौहान पर, और अलाउद्दीन खिलजी 1301 में आक्रमण करता है और हमीर देव चौहान को हरा देता है। तो याद रखना, ये हमीर देव चौहान के बारे में 2 लाइनें थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली शिवालिका अभिलेख किस राजा द्वारा लिखित था? दिल्ली शिवालिका अभिलेख किस राजा के द्वारा लिखित था? देखो, इसमें कौन कौन सी जानकारी इस अभिलेख में, मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा, वो याद रखना। किस राजा द्वारा लिखित है? तो दिल्ली शिवालिका अभिलेख था, ये मूलतः कहां से मिला है? ये टोपरा, हरियाणा से मिला है, टोपरा। ये भी याद रख लेना, टोपरा जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहां से ये अभिलेख मिलता है, टोपरा हरियाणा से। यह मौर्य राजा जो अशोक थे, अशोक मौर्य,
अशोक मौर्य के द्वारा यह अभिलेख लिखित था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, तो याद रखना ये किस राजा के द्वारा लिखित था, मौर्य राजा अशोक के द्वारा लिखित था। इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें यह है कि इस अभिलेख में आगे जो अपने राजा थे विग्रहराज चतुर्थ, कौन, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ इस अभिलेख पर 9 अप्रैल डेट सहित कुछ लाइनें लिखवाते हैं। 9 अप्रैल 1163 ईस्वी में, 9 अप्रैल 1163 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ अशोक मौर्य के दिल्ली शिवालिक अभिलेख पर 2 लाइनें लिखाते हैं कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से, मतलब पूरा जो भारत है आर्यावर्त है, मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से मुसलमानों या फिर कहो तो तुर्कों को भगा दिया है, और मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तराधिकारी तुर्कों को अटक नदी से आगे ना आने दें। ये लाइनें विग्रहराज चतुर्थ इस दिल्ली शिवालिक अभिलेख या टोपरा अभिलेख पर 9 अप्रैल 1163 ईस्वी को लिखाते हैं। इससे ये साबित होता है कि साहब विग्रहराज चतुर्थ कितना पराक्रमी राजा था, जिसने पूरे भारत से मुसलमानों का, तुर्कों का नामो निशान मिटा दिया था, और जो मुसलमानों की या धर्म विरोधियों की जो प्रजाति थी, उनका जो लास्ट हिस्सा माना जाता था वो अटक नदी माना जाता था। कहते हैं कि अटक नदी के उस भाग में, मतलब पाकिस्तान से थोड़ा दूर अफगानिस्तान साइड में अटक नदी पड़ती है, अटक नदी के पश्चिमी भाग में वो धर्म विरोधियों का देश है। तो राजस्थान के राजा ज़्यादा उस नदी को पार करना नहीं चाहते थे, तो विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तराधिकारी अटक नदी से आगे इन धर्म विरोधियों को ना आने दे। तो ये दिल्ली शिवालिक अभिलेख, इसमें ये लाइनें मिलती हैं। आपके लिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, विद्वान जय सोम किस राजा के दरबारी कवि थे? विद्वान जय सोम, ये जय सोम जो बीकानेर के राजा थे राय सिंह, बीकानेर के राजा राय सिंह के दरबारी कवि थे। विद्वान जय सोम बीकानेर के राजा राय सिंह के दरबारी कवि थे। राय सिंह ने एक किले का निर्माण करवाया था, आपको पता हो तो, जूनागढ़। जूनागढ़ किसकी देखरेख में करवाया था? करमचंद। करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। इस करमचंद पर जय सोम ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है करमचंद। करमचंद काफी लंबा नाम है, करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम। करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम, यह पुस्तक जय सोम ने करमचंद पर लिखी थी। और इसी पुस्तक में जो राव लूणकरण थे, इनको कलयुग का करण कहा गया और राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। इसी पुस्तक में जो लूणकरण थे, लूणकरण को कलयुग का करण, लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया, और बीकानेर के राजा जो राय सिंह थे, इन राय सिंह को राजेंद्र कहा गया, वो इसी पुस्तक में कहा गया। तो अगर प्रश्न पूछे कि बीकानेर के राजा लूणकरण को कलयुग का करण किस पुस्तक में उल्लेखित किया गया है? करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य में। और राय सिंह को राजेंद्र कहा गया, वो भी इसी पुस्तक में कहा गया। एक चीज और बताऊं आपको, ये जो अपने राय सिंह थे ना, ये बीकानेर के राजा थे। और अगर आप पश्चिमी राजस्थान से संबंधित हो तो आपने पश्चिमी राजस्थान में अपने वो भुट देखे होंगे, भुट नाम सुना है? भुरंट। जब वर्षा ऋतु होती है तो जो अनावश्यक घास उग जाती हैं, जो ज़्यादातर अपन गायों या भैंसों को खिलाने में काम में लेते हैं, तो वो भुरंट जब अपन चलते हैं ना, तो हमने पैरों के ऊपर भुरंट चिपक जाए। सुनियो भुरंटांग के बारे में? जो गांव में रहते हैं उनको पता है इस समस्या के बारे में। तो जब अकबर बीकानेर साइड आता था ना, तो साहब थोड़ा बहुत जब पैदल चलता था तो उसके ये बुरंट सारे चिपक जाते थे पैरों के। तो वो अकबर इस समस्या से परेशान था कि यार ये क्या प्रजाति है, ये सारे के सारे चिपक जाते हैं। तो अकबर जब भी राय सिंह के पास आता और राय सिंह को बुलाता था, तो राय सिंह को वो किस नाम से बुलाता था आपको पता है? राय सिंह को बुलाता था बुरंटियों वाला राय सिंह, बुरंटी वाला,
कि वहाँ पर जाते ही बुरंट चिपक जाएंगे, वो राइसिंग है, बुरंटी वाला राइसिंग। ऐसे ही बीच में याद आ गया तो आपको बता देता। तो ये आज के अपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा और अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, और शायद अब मैं आपके लिए आगे से प्रत्येक टॉपिक वाइज 15-15 क्वेश्चन लेके आऊँ, जैसे कि अपने 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान आंदोलन है, सबके अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आता हूँ, ताकि थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। ये अपने 20 लगातार क्लासेज हो गई राजस्थान के इतिहास से, संपूर्ण राजस्थान के इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।